इनग्वाइनल हर्निया सबसे पहले याद रखें कि इनग्वाइनल हर्निया बच्चों में जो है कंजेनिटल इनडायरेक्ट हर्नियाज होती हैं 99% एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैटर्न प्रोसेसेस वेजाइनलिस। ठीक है, बच्चों का जो है वो प्रोसेसेस वेजाइनलिस जो है क्योंकि पैटर्न होता है, ये एक डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है जो टेस्टिकल्स को नीचे लाने में टेस्टिकुलर डिसेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पैटर्न प्रोसेसेस होगा तो उसमें इनडायरेक्ट कंजेनिटल इनडायरेक्ट हर्निया होगी, यानी वो पूरी कनाल से पास करेगी। बाकी टाइप की हर्निया जैसे डायरेक्ट यानी एक्वायर्ड हर्निया का इंसिडेंस 0.5 से 1% है। फीमोरल हर्निया बच्चों में लेस देन 0.5% है। 99% कौन सी होती है? कंजेनिटल इनडायरेक्ट हर्निया ड्यू टू द पैटर्न प्रोसेसेस वेजाइनलिस। तो इनग्वाइनल हर्निया का इंसिडेंस बच्चों में बॉयज़ में फिर भी 10 गुना ज़्यादा है बनस्बत गर्ल्स के। और इसमें भी जो है याद रखें कि जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, प्री मेच्योर में इनग्वाइनल हर्निया का इंसिडेंस 30% है और ज़्यादा है प्री मेच्योरिटी में। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में याद रखें कि 30 से 40% रिस्क होता है इनग्वाइनल हर्निया होने का। और मे हैव इनकार्सरेशन एंड स्ट्रेंगुलेशन, यानी जब बच्चा 1 साल का होगा तो उसमें 30 से 40% रिस्क है कि उसको इनग्वाइनल हर्निया, और वो इनकार्सरेट भी हो सकती है, स्ट्रेंगुलेट हो सकती है। तो ये फिगर है 25.15, इसमें बच्चा जो है इसको राइट साइडेड देखे इनग्वाइनल हर्निया नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्लिनिकल फाइंडिंग हमें क्या मिलती है? टिपिकली जो इनग्वाइनल हर्निया है वो एक बल्ज होगा या मास होगा इनग्वाइनल रीजन पे। बॉयज़ में ये मास जो है ना वो इनग्वाइनल एरिया से एक्सटेंड करके आ रहा है स्क्रोटम के अंदर। गर्ल्स में ये जो मास है ये अपर पोर्शन जो होता है लेबिया मेजोरा का, उसमें जो है वो होगा ये मास। ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ लेबिया मेजोरा। बल्ज या मास ज़्यादा विजिबल तब होगा जब इन्फेंट चिड़चिड़ा इरिटेबल होगा या रो रहा होगा, स्ट्रेनिंग पे या कफिंग पे, यानी जो भी कंडीशन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएंगी तो उस पर ये और मास प्रोट्रूड होगा और बल्ज करेगा। अच्छा, इनग्वाइनल हर्निया बच्चों में जो है वो बर्थ के टाइम पे भी प्रेजेंट हो सकती है या फिर ये आफ्टर सम वीक्स अपीयर होंगी, सम वीक्स, मंथ्स या ईयर्स के बाद। फिजिकल एग्जामिनेशन पे ये इनग्वाइनल हर्निया जो है वो स्मूथ फर्म मास होगा जो एक्सटर्नल इनग्वाइनल रिंग से मर्ज कर रहा है, वो भी लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने पे इनलार्ज करेगा। इनग्वाइनल हर्निया रिड्यूस हो जाएगा जब बच्चा रिलैक्स होगा या फिर हम जेंटली इस पर प्रेशर देंगे पोस्टीरियरली और अपवर्ड टुवर्ड द पेरिटोनियल कैविटी, तो ये जो है रिड्यूस हो जाएगा। बॉयज़ में याद रखें कि इसकी हर्नियल सैक जो है उसमें इंटेस्टाइन्स होती हैं। फीमेल्स में जो है उसमें ओवरी और फेलोपियन ट्यूब हो सकती है इस हर्निया के अंदर, सैक के अंदर। तो मैनेजमेंट ये है कि जो प्रेजेंस है इनग्वाइनल हर्निया की चिल्ड्रन में, ये इंडिकेशन है फॉर द ऑपरेटिव रिपेयर हमने करना होगा एज सुन एज पॉसिबल। इनग्वाइनल हर्निया जो है वो खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं होता। अर्ली सर्जिकल रिपेयर जो है वो एलिमिनेट करता है रिस्क ऑफ इनकार्सरेशन एंड एसोसिएटेड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसी के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है ये केस प्रेजेंट किया है, 7 साल का बच्चा जो है वो प्रेजेंट करता है। 24 आवर्स से बच्चे को 24 घंटों से जो है वो परसिस्टेंट सेंट्रल कोली की एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, सेंट्रल कोली की एब्डोमिनल पेन, और उसके साथ उसको नोजिया वॉमिटिंग भी हो रहा है। पेन उसको कॉन्स्टेंटली है और उसके लोअर एब्डोमेन में सेटल्ड है वो पेन। पेन के साथ बच्चे को फीवर भी है। इसके अलावा बच्चा जो है वो परसिस्टेंटली वॉमिट कर रहा है। एग्जामिनेशन की गई तो उसमें हेल्दी बॉय है जिसको लो ग्रेड फीवर है, लोकलाइज उसको वहाँ टेंडरनेस है, गार्डिंग भी है, रीबाउंड टेंडरनेस इन द राइट इलियक फोसा। फुल ब्लड काउंट पे हमें WBC काउंट रेज्ड मिला। प्लेन रेडियोग्राफ एब्डोमेन किया तो उसमें राइट इलियक फोसा में फीकोलिथ मिला है और कुछ फ्लूइड लेवल। तो ये एक टिपिकल केस अपेंडिसाइटिस का लग रहा है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन एमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी करने की बच्चों में जो है वो यही है कि बच्चों में एमरजेंसी सर्जरी की अगर BCQ आता है कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है एमरजेंसी सर्जरी की, तो वो यही है अपेंडिसाइटिस। इसका इंसिडेंस एज के साथ ज़्यादा बढ़ता है। 15 से 30 साल की उम्र के दरमियान वाले बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये जो है ना फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है अपेंडिसाइटिस की। क्या वजह? एटियोलॉजी ये है कि अपेंडिक्स जो है ना वो मेन अपेंडिक्स का जो ल्यूमन है, ल्यूमन जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही ये अपेंडिसाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब उसके कुछ मोर कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं कि वो अपेंडिक्स का लूमन बंद क्यों हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट क्यों हुआ। फीकोलिथ हो सकता है, वो पैरासाइट्स हो सकते हैं, स्केरियासिस जो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से म्यूकोजल इडीमा हो जाएगा, सिस्टेमिक या इंटेरिक
वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन उसके ऊपर होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हुई ना, ऑब्वियसली फीकोलिथ वगैरह है तो ट्रैप होगा, एडिमा होगा, इन्फेक्शन होंगे, यर्सीनिया, सैल्मोनेला, शिगेला एक्सेट्रा, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। एबनॉर्मल म्यूकस जो है उसमें वो और फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस। यानी अगर कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस है बच्चे को, जो जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है CFTR जीन में, तो जो है वो सिक्रीशंस थिक हो जाती हैं पूरी बॉडी में, लंग्स वगैरह काफ़ी सिस्टम अफेक्ट होते हैं। तो उसमें अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का केस है तो उसका जो है ये अपेंडिसाइटिस जो है थिक म्यूकस की वजह से हो सकता है, वही थिक म्यूकस है, एबनॉर्मल म्यूकस जिसने ऑब्स्ट्रक्शन करवाई है। इसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ भी कॉज बनते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के। तो फॉरेन बॉडी एक कॉज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो सकता है, म्यूकोजल इडीमा की वजह से किसी को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इडीमा क्यों हुआ? इन्फेक्शन की वजह से, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, यर्सीनिया, सैल्मोनेला, शिगेला, तो अपेंडिसाइटिस होगा क्योंकि इडीमा होगी। पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है, या जो है फीकोलिथ वगैरह। तो इसकी पैथोजेनेसिस यूँ है कि ल्यूमेन में ना ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जब भी ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो ऑब्वियसली फिर वीनस पहले कंजेशन होती है, पहले वीनस कंजेशन, वीनस रिटर्न नहीं जाएगा, और म्यूकोजा की इस्कीमिया होगी, नेक्रोसिस होगी, अल्सरेशन, परफोरेशन, और फिर लास्ट में पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं? बच्चे को लो ग्रेड का फीवर होता है अपेंडिसाइटिस में। अगर परफोरेशन या पेरिटोनाइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उसमें फिर हाई ग्रेड फीवर होगा, याद रखिए। इसके अलावा बच्चे को पेरी अम्बिलाइकल पेन होगा, जो कि उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में जो है वो लोकलाइज होगा। ये जो है शुरू में पेन याद रखें कि जो है वो विजरल पेन है, सॉरी हाँ विजरल पेन जो होता है ना, विजरा जो अपेंडिक्स खुद इन्फ्लेम हुआ है, विजरल फाइबर होते हैं, तो ये पेरी अम्बिलाइकली फील होगा। फिर जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ लोकलाइज जब होगा तो इसका मतलब अब उसकी पेराइटल प्लूरा इन्फ्लेम हो रही है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, और साथ में पेरिटोनियल इरिटेशन के साइन होंगे। एनोरेक्सिया बहुत कॉमन फीचर है इसमें, बच्चे को एनोरेक्सिया होगा। वॉमिटिंग होती है, यूजुअली फॉलोज द ऑनसेट ऑफ पेन, जैसे पेन हुआ साथ में वॉमिटिंग भी होगी, और इनफ्रीक्वेंट होगी लेकिन वॉमिटिंग। पेन, वॉमिटिंग हो रही है, पेन है एब्डोमिनल, फीवर हो रहा है, तो ये क्लासिक ट्रायड प्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है अपेंडिसाइटिस की, पेन, फीवर, वॉमिटिंग। सीक्वेंस ऑफ पेन प्रिसीड करेगा वॉमिटिंग को और फीवर को, यानी पहले पेन होता है फिर वॉमिटिंग, फीवर। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है। जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस पर हमें लोकलाइज्ड मास मिलेगा या टेंडरनेस मिलेगी। क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी एटिपिकल होती है 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों में। अपेंडिसाइटिस का पेन याद रखिए पुअरली लोकलाइज्ड होता है और हमें सर्जरी से पहले, और परफोरेशन हो सकती है बिफोर द सर्जरी। ठीक है, तो रेक्टल एग्जामिनेशन किया, उस पर लोकलाइज मास या टेंडरनेस मिल सकता है। 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं उनमें हमें एटिपिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिसाइटिस का पेन पुअरली लोकलाइज्ड होता है और परफोरेशन बिफोर द सर्जरी इज़ कॉमन। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे इसकी याद रखें, अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है। WBC का काउंट 15,000 पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा बढ़ जाता है। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी हम जब करेंगे तो उसमें हमें नॉन कंप्रेसिबल थिकन्ड अपेंडिक्स मिलेगा। इसमें जो है वो लोकलाइज्ड फ्लूइड कलेक्शन हो सकती है उस अपेंडिक्स की सराउंडिंग में। हम अल्ट्रासाउंड करेंगे ना तो नॉन कंप्रेसिबल होगा और वो थिक हुआ होगा, एडिमा वगैरह या कंजेशन इनकी वजह से थिक एंड नॉन कंप्रेसिबल अपेंडिक्स होगा, उसकी सराउंडिंग में फ्लूइड होगा। बाकी CBC पे WBC काउंट बढ़ा हुआ है। इसके अलावा डायग्नोसिस क्लिनिकल ही है। तो मैनेजमेंट ये है कि हम अपेंडेक्टमी कर देंगे, अपेंडिक्स निकाल देंगे। अगर परफोरेटेड या गैंग्रीनस अपेंडिक्स है तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव हमें एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन तक ऑपरेशन के बाद देना होता है, जिसमें एनाएरोब्स को भी कवर करना होगा, कोलीफॉर्म्स को, और इसके अलावा हमें सपोर्टिव थेरेपी देके शॉक को भी ट्रीट करना होगा। ठीक है, दैट्स इट। जो अपेंडेक्टमी ही ये ट्रीटमेंट है और बाकी हम एंटीबायोटिक्स वगैरह। लास्ट टॉपिक रह गया है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व।